हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दूसरा लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनके बारे में मैंने बताया था। आज बेसिकली हम लोग फैराडेज और लेंस लॉ को देखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कुछ चीजें रह गई थी, एक चीज बतानी रह गई थी, उसको देख लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, तो इसमें ये था कि मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं कि एक एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करेंगी उसी को बेसिकली कहेंगे, बेसिकली राइट एंगल पे जितनी पास करती हैं उसी को ही हम लोग कहते हैं। अच्छा, ये जैसे कि ये कोई एरिया है हमारा, कोई साइज है और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ए, ये परपेंडिकुलरली होगा। ये तो हम लोग को पता है, किसी भी सरफेस का यूनिट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। तो जो फाई होता है वो होगा बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि फाई हमारा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। जो थीटा होगा वो यूनिट वेक्टर ए और इस बी के बीच का एंगल होगा, थीटा कुछ ये होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है बेसिकली, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी क्या है हमारा, फ्लक्स डेंसिटी, ए क्या है, एरिया, और ये थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन बी एंड ए। ठीक है, और ये है हमारा फ्लक्स। ठीक, इसी को ही हम लोग कहते हैं, ये चीज एक पॉइंट थोड़ा रह गया था बताने को, कि फ्लक्स को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कि कोई भी एक सरफेस होगा उससे परपेंडिकुलर कितनी पास होती हैं। तो इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एरिया ए होगा, इसका एरिया ए है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर ही रहता है। और ये बी एंगल थीटा से इसके पास कर रही है, तो हम लोग जो फ्लक्स होगा वो बी ए कॉस थीटा होगा। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इतना ही था अभी। तो अब हम लोग इसके बाद फैराडेज लॉ को देखते हैं। ये फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो फैराडेज लॉ को जानने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि फैराडेज ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने क्या ऑब्जर्व किया था। थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लेते हैं। सिलेबस में उतना नहीं है, पर इसको अगर आप लोग समझ लेंगे तो फैराडेज लॉ को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। फैराडेज ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे और उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया था। बेसिकली फैराडेज ने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, उन तीनों को हम लोग देखते हैं, उन तीनों के ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहले ऑब्जर्वेशन में उसने किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, मैग्नेटिक फील्ड लिया। ठीक, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसकी बी है और ये इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मत कहो, चेंजिंग कह दो। ठीक, मतलब क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है,
क्रॉस और डॉट का मतलब ये रहता है कि क्रॉस का मतलब होता है कि बाहर से अंदर, और डॉट का मतलब होता है कि अंदर से बाहर की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब अंदर से बाहर की तरफ। क्रॉस का मतलब होता है कि बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और इसके अंदर इसने एक कंडक्टिंग रिंग रखा। ठीक ठीक है, इसमें ये एक रिंग है, कंडक्टिंग है, और इसने बी को चेंज किया। बी को चेंज करने का मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने इंक्रीजिंग को हटा दिया था, क्योंकि चेंजिंग होना जरूरी है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल रही है, कि मतलब मान लीजिए कि बाहर से अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी एक तरह से बढ़ रही है, चेंज कर रही है, या ये मान लीजिए कि घट रही है। बाहर के कुछ भी हो सकता है, बदलनी चाहिए, बस मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि बी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी है वो वो अपना चेंज कर रही है वैल्यू को। तो उसने देखा कि इस कंडक्टिंग रिंग में एक करंट आई इंड्यूस्ड हो जाता है। करंट क्या लिखा है, करंट आई इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो क्या कह रहा है कि उसने एक कंडक्टिंग रिंग को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जिसको जो कि यहाँ चेंज कर रही है। डायरेक्शन ऑफ करंट को हम लोग भी बाद में देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, बस इतना जान लीजिए करंट इंड्यूस्ड हो गया। अच्छा, इंड्यूस का मतलब ये क्या होता है ये जान लीजिए। इंड्यूस का मतलब होता है कि जो पहले नहीं था पर अब है। ठीक है, मतलब पहले ये करंट नहीं था पर अब ये करंट आ गया है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि इंड्यूस्ड करंट, ये जो पहले नहीं था पर अब है। ठीक है, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्वेशन ने पाया कि अगर हम लोग बी को चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो इस कंडक्टिंग कॉइल में एक करंट हमको दिखता है। ठीक, ये तो उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा उसने किया, इसने फिर एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली। ठीक, क्रॉस का मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसमें इसने फिर एक कंडक्टिंग रिंग रखा, और इस समय इसने क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो डेंसिटी थी इसको कांस्टेंट रखा, उसको चेंज नहीं कर रहा है, उसने इसे कांस्टेंट रखा। और जो एरिया है इस कॉइल का उसे चेंज कर रहा है। चेंज का मतलब यह है कि एरिया को बढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से और घटा भी सकते हैं इस तरीके से, मतलब चेंज करना चाहिए, और कुछ और हो चाहे बढ़ाइए या घटाइए पर चेंज जरूर होना चाहिए। तो दूसरे ऑब्जर्वेशन ने इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड जो थी उसे उसने कांस्टेंट रखा, और एरिया जो रिंग का एरिया या लूप का जो एरिया है उसे बदलना शुरू कर दिया। तो उसने देखा कि इसके बाद फिर भी एक करंट आई इंड्यूस इन द कॉइल। एक करंट फिर एक आई करंट इसने फिर देखा कि एक करंट फिर आ गया इस कॉइल में। ये इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, फिर उसने क्या किया, फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं इसे, तीसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि फिर एक मैग्नेटिक फील्ड ली, ठीक है, इसके अंदर एक कॉइल को फिर रखा। ठीक, इस बार इसने क्या किया, इसने बी को भी कांस्टेंट कर दिया, नहीं बदला, जो इसका एरिया था वो भी कांस्टेंट कर दिया, पर इस लूप को इसने ओमेगा स्पीड से अपनी ही दूरी पे घुमाना शुरू कर दिया। एक तरीके से इसने थीटा को चेंज किया।
थीटा समझ रहे हैं कैसे चेंज हुआ? भाई देखिए, इसका जो रिंग का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ रहेगा 90 डिग्री, अब वो उसी को घुमा रहा है एक तरीके से। तो एक तरीके से जो रिंग का जो एरिया वेक्टर था, एरिया यूनिट वेक्टर था, और बी के बीच का एंगल बदलना शुरू हो गया जब ये घूमेगा। तो भाई जब ये घूमेगा तो रिंग के बीच का रिंग जो एरिया वेक्टर जो बाहर की तरफ होगा, और ये बी का जो बी होगा वो भी, उसका भी डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसको एक तरह से थीटा जो मैंने बताया था, जैसे कि स्क्वायर में मैंने बताया था, अगर बी ये है और ए यूनिट वेक्टर इस तरीके से बाहर है और इन दोनों का बीच का एंगल थीटा है, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर मैं घुमाऊंगा तो ये ए, अगर मान लीजिए अभी इस डायरेक्शन में, कुछ समय बाद इस डायरेक्शन में आ जाए, तो कुछ यूनिट वेक्टर ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। एक तरह से थीटा चेंज ही हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको घुमाऊंगा इस शीट को, तो बी और ए के बीच में जो एंगल होगा कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही। तो वो भी यही कर रहा है, इसको घुमा रहा है तो बी और ए के बीच का एंगल एक तरीके से चेंज कर रहा है। मेन कहने का मतलब यही है। तो ये क्या देख रहा है कि फिर एक करंट आई इंड्यूस्ड हो गया, करंट आई इंड्यूस्ड। तो उसने बेसिकली ये 3 एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो अच्छा, फ्लक्स, तो इसने बेसिकली देखा क्या, फाई जो होता है बी ए कॉस थीटा होता है। अभी अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था। पहले केस में उसने क्या किया कि सिर्फ बी को चेंज किया, ए और थीटा को एक तरह से कांस्टेंट रखा, उसे चेंज नहीं किया, ठीक है। तो पहले केस में उसने सिर्फ बी को ही कांस्टेंट रखा। तो क्या देख रहा है कि अगर बी को चेंज कर रहे हैं तो क्या हो गया, करंट इंड्यूस्ड हो गया। दूसरे केस में उसने एरिया को चेंज करना शुरू किया, बी और कॉस थीटा कांस्टेंट थे, तो भी क्या देख रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो गया। तीसरे केस में उसने थीटा को चेंज करना शुरू कर दिया, बी और ए को कांस्टेंट रखा, तो भी क्या देख रहा है कि करंट इंड्यूस्ड हो गया। बेसिकली क्या कर रहा है, अगर चाहे बी को चेंज करे, ए को चेंज करे या थीटा को चेंज करे, फ्लक्स तीनों में चेंज हो रहा है। तो उसने ये कंक्लूड किया कि अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ ई इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण करंट होता है। भाई अगर इसके अंदर एक करंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि सीधी सीधी बात है, रिंग में कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ होगा, तभी ना करंट आया होगा। एक करंट तो ऐसे आ नहीं गया होगा, जब तक बिना वोल्टेज के तो करंट आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग फ्लक्स को चेंज करते हैं, चाहे कैसे भी चेंज करें, बी को चेंज करके करें, ए को चेंज करके करें या थीटा को चेंज करके करें, अगर फ्लक्स को चेंज करते हैं तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। उस ईएमएफ के कारण एक करंट आएगा। तो यानी कि बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। ये 3 एक्सपेरिमेंट करके उसने बेसिकली यही चीज बताई है। तो उम्मीद है कि ये 3 एक्सपेरिमेंट आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ये 3 एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फैराडेज के ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे। अब चलिए फैराडेज लॉ के ऊपर आते हैं, ठीक। फैराडेज लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। जनरली 2 लॉज हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ को पहले देखते हैं। फर्स्ट एक चीज बताना ऊपर बोल दे, रुकिए उसको भी क्लियर करते रहा। अच्छा, ये जो फ्लक्स है, ये जो फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, ये देखिए एक सिंगल रूट के लिए है। मतलब यहाँ पे जो एक कॉइल है वो एक ही कॉइल है। अगर मैं इसमें, अगर मैं केस लूं मल्टीपल कॉइल का, n कॉइल्स है, और इसमें से फ्लक्स
बी पास करता हूँ, फ्लक्स डेंसिटी बी, तो ये फ्लक्स जो है कितने कॉइल्स को कट करेगी, n कॉइल्स को। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है, इस तरीके से, तो नंबर ऑफ कितने फ्लक्स लिंकिंग होंगे, n होंगे, तो टोटल फ्लक्स लिंकिंग कितना हो जाएगा, n b a cos थीटा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे n टाइम्स, क्योंकि ये तो बेसिकली जो ये फ्लक्स b है, फ्लक्स डेंसिटी b है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही कॉइल के साथ लिंक कर रही है, तो यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। पर अगर यही फ्लक्स n कॉइल के साथ लिंक करेगी तो फ्लक्स क्या होगा, एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बस n जो है नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अरे भाई फ्लक्स क्या होता है, बी ए अगर एक कॉइल के साथ लिंक कर रहा है तो बी ए कॉस थीटा है, अगर n कॉइल्स है तो n कॉइल के साथ लिंक किया ना ये फ्लक्स, n कॉइल के साथ ये फ्लक्स लिंक कर गया, तो n कॉइल के साथ लिंक किया है तो n बी ए कॉस थीटा हो गया, n कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। तो बेसिकली ये चीज दिखानी थी कि अगर एक के साथ वो सिंगल कॉइल के साथ है, सिंगल कॉइल के साथ है, और जब मल्टीपल कॉइल आ जाते हैं ये फॉर्मूला हो जाता है मल्टीपल कॉइल। ठीक है, अगर इस तरीके से मल्टीपल कॉइल है और इन सभी में से इन सभी को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है, तो जो फ्लक्स लिंक करेगा वो होगा एन बी ए, तो फ्लक्स एन कॉइल के साथ लिंक करेगा तो क्या होगा, एन बी ए कॉस थीटा। ठीक, चलिए अब फैराडेज फर्स्ट लॉ को देखते हैं, कि इसको चलिए लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor and EMF is induced in the conductor. If the conductor forms a closed coil and induce current flow through it. ठीक, वही चीज है कि जब कभी भी क्या कह रहा है, whenever there is change in magnetic flux, जो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में आप लोग को बताया कि या तो बी को चेंज करें, या तो ए को चेंज कर रहा था, या तो थीटा को चेंज कर रहा था, तीनों कुछ भी चेंज कर रहा था तो फ्लक्स चेंज हो रहा था। जब भी फ्लक्स चेंज होगा लिंकिंग विद द कंडक्टर, उसी के साथ जिसके साथ वो, जिस कंडक्टर के साथ वो लिंक कर रहा है, तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक, मतलब उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर वो कंडक्टर एक क्लोज पाथ में है, भाई करंट को फ्लो करने के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए ना, तो उस क्लोज पाथ में करंट भी इंड्यूस हो जाएगा।
वही चीज़ मैं बता रहा था कि भाई ईएमएफ के कारण ही करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है ये कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। तो वही चीज़ ये कह रहा है, अगर इन क्लोज पाथ में है तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग एक कॉइल ले लें और यहाँ पे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे मान लीजिए एक बार मैग्नेट लेके आए, ठीक है, ये नॉर्थ पोल होगा, इसका ये साउथ पोल होगा। इसको अगर हम लोग इस डायरेक्शन में इसके पास लेके आए तो हम लोग क्या देखेंगे, ये गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही फ्लक्स इन कॉइल के साथ लिंक करेगा एक फ्लक्स में चेंजेस आने शुरू होंगे, तो फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा फैराडेज फर्स्ट लॉ के अनुसार। तो इसमें क्या होगा, एक तरीके से गैल्वेनोमीटर एक तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगा, या पास ले या फिर जब या तो दूर लेके जाए, तो दोनों कंडीशन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो बस अंतर थोड़ा बहुत करंट के डायरेक्शन का होगा, करंट के डायरेक्शन को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग बस इतना देख रहे हैं कि अगर इस कॉइल के पास अगर हम लोग इस मैग्नेट को पास लेके आए या दूर लेके जाएं, दोनों कंडीशन में गैल्वेनोमीटर जो है एक तरीके से डिफ्लेक्शन को शो करता है। यही यानी कि डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हुआ होगा। करंट तभी इंड्यूस्ड होगा जब कोई ईएमएफ होगा, यानी कि इसके कारण इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा। ठीक, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, द इंडिया इस थ्योरम को द इंड्यूस्ड EMF last as long as the change in flux is taking place। ये भी चीज मतलब ईएमएफ तभी तक इंड्यूस्ड होगा जब तक फ्लक्स चेंज कर रहा होगा। अगर फ्लक्स चेंज करना बंद कर जाएगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होना बंद हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इंड्यूस्ड का मतलब होता है जो पहले नहीं था पर अब आ गया। जैसे मैंने कहा था इंड्यूस्ड करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो पहले नहीं था पर अब है, इसीलिए हम इसको इंड्यूस्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो फैराडेज के फर्स्ट लॉ हो गए। अब हम लोग फैराडेज के सेकंड लॉ के ऊपर जाते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ, ठीक है। पहला तो ये बताता है हम लोग को ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दूसरा लॉ ये बताता है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज directly proportional to rate of change in magnetic फ्लक्स। ठीक, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ठीक है, ये बात समझे कि मतलब जो जिस रेट के साथ फ्लक्स चेंज होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि मैंने जो पिछली बार एग्जांपल में बताया था, ये गैल्वेनोमीटर है इधर, और यहाँ पे अगर मैं
यहाँ पे कोई मैग्नेट बार मैग्नेट लेके आता, अगर उसे खूब तेजी के साथ इसे सामने लेके जाए या खूब तेजी के साथ इसे इस तरफ लेके जाए, तो जितनी तेजी के साथ इसमें फ्लक्स लिंक करेंगे इस कॉइल में, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, जिस रेट के साथ, जितनी तेजी के साथ, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अच्छा, जब डेल्टा साइन आती है तो इसको हम लोग कहते हैं एवरेज, ई एवरेज, और ई इंस्टेंटेनियस होता है डी फाई बाई में डी टी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब दूसरे सेकंड पे कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, तीसरे एट किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी एक इंस्टेंट के ऊपर। और एवरेज होता है कि एक ड्यूरेशन में, यानी कि 2 से 5 सेकंड के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, एक ड्यूरेशन देता है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। इसको मॉडल्स करके लिया मॉडल, ठीक। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ ये इंस्टेंटेनियस, ये वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल। फाई की वैल्यू क्या होती है, मैंने अगर मान लीजिए n कॉइल्स हैं तो फाई की वैल्यू n डी फाई बाई डी टी हो जाएगी। मान लीजिए ये तो सिंगल कॉइल है, अगर मान लीजिए n कॉइल्स होते हैं तो ये क्या होता है डी n फाई बाई में डी टी। अगर एक कॉइल है, फ्लक्स अगर इस तरीके से n कॉइल्स है तो फ्लक्स तो इन सभी के साथ लिंक करेगा n कॉइल्स के साथ, तो ईएमएफ जितने ज़्यादा कॉइल्स होते जाएंगे फ्लक्स उतना ज़्यादा लिंक करेगा, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n डी फाई बाई में डी टी। अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एन डी फाई बाई में डी टी। यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया करें। के की वैल्यू जो है ये 1 होती है, एमपीएस में निकाली जाती है, तो के की वैल्यू 1 आती है, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ एन डी फाई बाई में डी टी। ठीक है, ये पता चला कि एन क्यों आया है। देखो डी फाई बाई डी टी जब था, जब सिंगल कॉइल था, जो मैंने पिछली बार बताया था, और इसके पहले वाले में ही बताया था इसी लेक्चर में, जब एन कॉइल्स आ जाते हैं इस तरीके से, एन कॉइल्स हैं तो फ्लक्स तो इन सभी के साथ लिंक करेगा, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक किया, एन कॉइल के साथ लिंक किया, तो जितने ज़्यादा कॉइल्स होंगे उतने ज़्यादा इन सभी एन में ही ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। तो जो फ्लक्स होगा कितने कॉइल के साथ लिंक करेगा, एन के साथ। एन हमारा कांस्टेंट है तो एन डी फाई बाई डी टी हो गया। फ्लक्स क्योंकि चेंज करता है, एन कांस्टेंट, एन तो इस नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे कांस्टेंट होंगे, और फ्लक्स जो है वो तो चेंज कर रहा है, तो एन डी फाई बाई में डी टी इस कारण आया। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये फैराडेज के 2 लॉ हैं जो इम्पोर्टेंट लॉस हैं एक तरीके से। ये पहला लॉ क्या कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है अगर जब कभी भी फ्लक्स चेंज करेगा, ठीक। और दूसरा लॉ कहता है कि कितना इंड्यूस्ड होगा। भाई मैं कहता हूँ कि फ्लक्स तो इंड्यूस्ड हो गया, ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हो गया, पर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो ये भी तो निकालना ज़रूरी है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस रेट के साथ फ्लक्स चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर बहुत तेज़ी के साथ फ्लक्स रेट चेंज कर रहा है तो ईएमएफ उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, और धीरे धीरे फ्लक्स चेंज कर रहा है तो ईएमएफ उतना कम इंड्यूस्ड होगा। मान लीजिए फ्लक्स को हमने कांस्टेंट कर दिया, चेंज ही नहीं कर रहा है, तो ईएमएफ क्या इंड्यूस्ड होगा, 0। समझिए, तो फ्लक्स के रेट के साथ चेंज कर रहा है, ये जितना ज़्यादा रेट के साथ चेंज करेगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, और ये n का मैंने बता ही दिया है कि n क्यों है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे फ्लक्स उन सब के साथ लिंक करेगा, तो जितने के साथ लिंक करेगा उतना ही उन सब में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इस कारण ये n लिखा गया है। n क्योंकि कांस्टेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल्स एक बार बन जाएगी तो उसको बार बार चेंज किया नहीं जाएगा, तो नंबर ऑफ कॉइल्स कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल के बाहर आ जाएगा। और फ्लक्स क्या है, फ्लक्स ही को तो हमें चेंज करना है, तो एन डी फाई बाई डी टी आ गया, ये चीज़ ऐसे है। ठीक है,
अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैं कह रहा हूँ कि ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक, पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए एक बार ले लेते हैं, क्लोज लूप नहीं लेते इस बार हम लोग, एक इस तरीके से बार ले लेते हैं, कंडक्टिंग रॉड है, यहाँ से अगर हम लोग इसमें से फ्लक्स बी पास करते हैं तो बी है और ये चेंज कर रहा है, तो ये तो बात सीधी है कि इस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। करंट जीरो रहेगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। मैंने वो उस डेफिनेशन में लिखवाया भी है कि क्लोज लूप होना चाहिए। अगर हम लोग इसको इस तरीके से क्लोज करते हैं तब इसमें करंट आएगा। अगर ये ओपन है इस तरीके से तो करंट ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा पर वो क्या कहते हैं, करंट जीरो हो जाएगा क्योंकि क्लोज ओपन लूप में करंट जीरो रहता है। डीसी मैंने बताया था, एक ओपन में करंट जीरो होता है, ठीक है। तो मेरा जो बताने का है कि डायरेक्शन क्या होगी ईएमएफ की। भाई अब ईएमएफ में कुछ भी ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो जाए, या दूसरा केस ये हो सकता है कि ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो। भाई ईएमएफ तो किसी भी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए। तो फेराडेज ने सिर्फ इतना बताया कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अगर हम लोग फ्लक्स को चेंज करेंगे तो किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, पर उसने ये नहीं बताया कि डायरेक्शन क्या होगी। जैसे कि मैं यही केस ले रहा हूँ कि एक बार कंडक्टिंग रॉड ले रहा हूँ और इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बी जो है उसको पास कर रहा हूँ, तो फ्लक्स बी को अगर चेंज करूँगा तो सीधी सी बात है ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा, पर ईएमएफ के ऊपर कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा कि ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये लेंस ने नहीं, ये फेराडेज ने नहीं बताया था। इसलिए अब हम लोग जो दूसरा थ्योरम करेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसी को हम लोग कहते हैं लेंस लॉ। ठीक, लेंस ने क्या बताया, ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, इसको देखिएगा। इसको पहले डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। द डायरेक्शन of induced EMF is always such that it opposes the cause producing it। ठीक, तो डायरेक्शन वो होगी इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की कि जो जिसके कारण वो पैदा हो रहा है वो उसी को अपोज करे। ठीक, मतलब अगर रेट ऑफ फ्लक्स के चेंज के कारण अगर कोई ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो वो ईएमएफ का डायरेक्शन वो होगा कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। समझ में आई बात। मान लीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड में लेता हूँ इधर, ठीक, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, बी जो है इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। क्रॉस का मतलब होता है कि बाहर से अंदर की तरफ बी इंक्रीज कर रहा है, तो सीधी सी बात है करंट तो इंड्यूस्ड होगा। मान लीजिए पहला केस करंट की डायरेक्शन में ये ले लेता हूँ, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि करंट इंक्रीज कर रहा है, बाहर से अंदर की तरफ करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया।
करंट मान लीजिए, अभी मैं मान ले रहा हूँ करंट आई की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक। अब अगर लेंस कहता है कि ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा कि वो अपने होने वाले कारक को क्या करे, अपोज करेगा। तो इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इस करंट भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो उसे हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि अपने उंगलियों को उसी डायरेक्शन में घुमाते हैं जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है। तो अंगूठा में क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर करंट अगर बी इंक्रीज कर रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है और इंक्रीज कर रहा है, करंट को हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बी के साथ होगी, बी को और सपोर्ट करेगी, बी को अपोज करेगी। आप अपने एक काम करिए, अपने उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमाइए और अंगूठा देखिए किस तरफ जा रहा है। वो देखिएगा बी के साथ हो रहा है, मतलब बी को और इन्फोर्स कर रहा है, यानी कि बी को और बढ़ा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो वो पर लेंस क्या कहता है कि उसे अपोज करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि करंट के डायरेक्शन ये नहीं होगी, उसे अपोज करना चाहिए, यानी कि करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, क्योंकि अभी इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज अगर आप अपनी उंगलियों को घुमाएंगे तो देखिएगा बी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि भाई ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है वो फ्लक्स के चेंज के कारण हुआ है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं करता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। लेंस कहता है कि ईएमएफ जो करंट जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसके डायरेक्शन वो होगी कि वो अपने होने वाले कारण को का विरोध करे। यहाँ अपोज करने का के ऊपर बहुत फोकस करिएगा, इस अपोज के ऊपर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर करंट की डायरेक्शन, पहला वाला केस मैंने क्या लिया था, ये ईएमएफ करंट को क्लॉकवाइज ले लिया था, तो करंट इंक्रीज कर रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज करते हुए जा रहा है। तो जो करंट जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, मान लीजिए क्लॉकवाइज होता, मैं लेता हूँ, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती वो और उसको सपोर्ट कर रही थी और इंक्रीज कर रही थी, विरोध नहीं कर रही थी बल्कि और इंक्रीज कर रही थी। तो जिस कारण वो डायरेक्शन गलत थी, जो करंट इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि अब जो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण प्रोड्यूस होगी वो अपने होने वाले कारण का क्या करेगी, विरोध करेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इसी को ही ले लेते हैं। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, बी डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ कम होते हुए आ रहा है, घट रहा है। जब बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो घट रहा है, अपनी वैल्यू घटा रहा है। और ये रहा कंडक्टिंग लूप। अगर अब हम लोग मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट ले लेते हैं आई, तो एक तो वैसे ही बी डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज का उल्टा क्या है, इंक्रीज। भाई अपोज करने का मतलब क्या हुआ, अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो उसका विरोध करेगा, मतलब क्या करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में मान लीजिए करंट ले लें हम लोग, तो देखिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, अपनी उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में घुमाइए तो बी, तो अंगूठा क्या दिखा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो यानी एक तो बी डिक्रीज कर रहा था, वो उसे और डिक्रीज करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही? तो विरोध करने का मतलब क्या हुआ कि इस केस में उसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो इंक्रीज करने के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ये होगी। बात समझ में आई? ये चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि अपोज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर डिक्रीज कर रहा है बी तो वो उसको इंक्रीज करना चाहेगा, अगर इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस्ड होगा कि वो उसको डिक्रीज करेगा, और अगर बी डिक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस्ड होगा कि वो उसको इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई? ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेंस ने ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे ही पता चलती है।
तो इसी कारण जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई में डी टी। ठीक, ये माइनस जो है लेंस लॉ के कारण आया है। इसका मतलब ये होता है एक अपोजेस द कॉज। ठीक है, मतलब जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करेगा। जरूरी नहीं कि इक्वेशन में जो हम लोग लिखे हैं उसमें ये माइनस ले ही, माइनस हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि वो उसे अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होगा अपोज तो माइनस नहीं लेते हैं, अगर नहीं कर रहा होगा अपोज तब हम लोग माइनस लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये चीज इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए लेंस लॉ के लिए। ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा और ये अपोज कैसे करेगा इसको थोड़ा आप लोग को देखना होगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो एक दो एग्जांपल लेकर के मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक ही लेते हैं। मान लीजिए एक कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, ये पॉइंट नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इस तरीके से ऊपर से ये नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, फ्लक्स चेंज हो रहा है भाई, सीधी सी बात, ऊपर से नीचे आएगा तो फ्लक्स चेंज ही होगा, तो करंट इंड्यूस्ड होगा। तो करंट इंड्यूस्ड कैसे होगा कि ये इसे ऊपर से नीचे आने पे रोके, तो यानी कि इसका अपोज करें, यानी कि इसी को अगर मैं ऐसे करूं, ये कॉइल है, इसको अपोज करना चाहता है तो यहाँ ऊपर एक नॉर्थ पोल बना दे, साउथ पोल बना दे, इस तरीके से, तभी ना ऊपर से नीचे आने पर ये रोकेगा। भाई ऊपर से ये नीचे आ रहा है तो सीधी सी बात है करंट तो ऐसा इंड्यूस्ड होगा कि इसे अपने होने वाले कॉज को रोके। हो क्यों रहा है, क्योंकि ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब इसको रोकने के लिए वो क्या करेगा, ऐसा एक मैग्नेटिक ऐसे करंट की डायरेक्शन होगी कि ऊपर नॉर्थ हो जाए और नीचे साउथ हो जाए। ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, कुछ इस ढंग से होगी आई, तभी इस डायरेक्शन में घूमेगा, तभी ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ बन जाएगा। ठीक, अगर इसी केस को मैं दूसरा ले लेता हूँ कि ये कॉइल है, एक बार मैग्नेट हम ऐसे ले लें, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। अब फ्लक्स कम होगा तो ये क्या चाहेगा कि ये अपनी तरफ आए, भाई और बढ़ाना चाहेगा, तब ये, क्योंकि अपोज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अपोज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसमें जरूरी है ये। तो ये क्या चाहेगा कि ऊपर से नीचे की तरफ, अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। अट्रैक्ट करने के लिए उसे यहाँ साउथ पोल बनाना होगा, नीचे नॉर्थ पोल बनाना होगा। तो इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि अपोज कर रहा है कि नहीं। अगर अपोज कर रहा है, ये माइनस साइन ईएमएफ में इसी वजह से लेंस के कारण डायरेक्शन बताता है। ये सिर्फ इतना बताता है, ये जो माइनस साइन डी फाई बाई डी टी लगा है, वो सिर्फ इतना बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो अपने होने वाले कॉज को अपोज कर रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बताता। ठीक, तो आज ये दो लॉस इम्पोर्टेंट थे। कल अगली बार इन लोगों का एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। इसके बाद और एग्जाम्पल कराने की तो ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, इसमें हो ही चुका है और मैक्सिमम चीज़ें ईएमएफ इंड्यूस का। तो इस सोच रहे अभी लेक्चर को अभी यहीं रहने दें, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसी
इसको भी यही रहने दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कल नया टॉपिक आप लोग का शुरू होगा। आप लोग का थैंक यू। जो नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। उसको हम बता देंगे, या आप लोग चाहिए किसी दिन कहिएगा तो मैं डाउट क्लियरिंग के लिए कोई जूम पे क्लास रख लूँगा। आप लोग जैसे चाहेंगे उसे हम लोग वहाँ पे फेस टू फेस हम लोग क्लियर कर सकते हैं। किसी दिन सीआर से आप लोग की बात करके मैं अगर चाहिएगा आप लोग किसी दिन आप लोग का फ्री पीरियड हो, फ्री टाइम हो, तो उस दिन आप लोग की डाउट क्लियरिंग क्लास रख सकते हैं। तो जैसा भी होगा रिस्पांस आप लोग बताइएगा, उस दिन आप लोग अपने सारे डाउट्स रख लीजिएगा और उसे हम लोग उस दिन आप लोग आइएगा तो उस दिन बात करके सारे डाउट क्लियर किया जा सकता है। इस लेक्चर को मैं अभी यहीं रोक रहा हूँ और नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का इसके बाद